पाकिस्तान में शनिवार को दिन भर चले सियासी ड्रामे के बीच आधी रात के बाद नेशनल असेंबली में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार हार गई। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 174 वोट पड़े। इमरान की पार्टी पीटीआई मतदान से दूर रही। पाकिस्तान में 11 अप्रैल 2022 यानी कि सोमवार को नए प्रधानमंत्री के चयन के लिए मतदान होगा। देश की नेशनल असेंबली में हफ्तों तक चले सियासी नाटक के बाद शनिवार को विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिस परिस्थिति से बचने के लिए इमरान खान हफ्तों से दांवपेच खेल रहे थे, आखिरकार अंजाम वही रहा। इमरान खान के नेशनल असेंबली में अविश्वास मत हारने के बाद पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने खुशी जाहिर की है। असेंबली में अपने भाषण के दौरान शरीफ ने कहा कि आज खुशी का दिन है। हम लोगों के घावों पर मरहम लगाना चाहते हैं, हम किसी से बदला नहीं लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने एक बार फिर से चेतावनी देते हुए कहा है कि अभी कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है। दुनिया भर में प्रतिदिन 15 लाख से ज्यादा मामले मिल रहे हैं। यूरोप में महामारी की नई लहर कहर बरपा रही है। डोनेस्क के कैमेटोर्स्क रेलवे स्टेशन पर हुए मिसाइल हमले के बाद पूर्वी यूक्रेन में व्यापक तौर पर पलायन के हालात बन गए हैं। तेज होते जा रहे रूसी हमलों के मद्देनजर डोनेस्क और लुहांस्क के लाखों लोग जल्द से जल्द घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना चाह रहे हैं। श्रीलंका की खस्ता हाली का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि लोग अनाज और अन्य जरूरी दैनिक सामान खरीदने के लिए घर के गहने बेचने को मजबूर हो गए हैं। कोलंबो के सबसे बड़े सराफा बाजार कोलंबो गोल्ड सेंटर के कई कारोबारियों ने कहा कि लोगों को दैनिक सामान की खरीद के लिए गहने बेचने पड़ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने की कथित विदेशी साजिश की जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व करने से इनकार कर दिया है। आयोग को अमेरिका से भेजे गए कथित धमकी भरे पत्र के तथ्यों को सामने लाने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी शनिवार को संसद में कहा कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष को फोन कर फरवरी में इमरान खान की रूस यात्रा पर आगे नहीं बढ़ाने को कहा था। इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले कुरैशी ने अमेरिका द्वारा पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर बात की। राष्ट्रपति बाइडेन के लिए अमेरिका की भारत के साथ साझेदारी अहम रिश्तों में से एक है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने ये बात कही 2 दिन बाद ही 11 अप्रैल को भारत अमेरिका के बीच होने वाली 2+2 वार्ता को लेकर जानकारी देते हुए साकी ने अमेरिका के लिए भारत की अहमियत को बताया। यूक्रेन में जारी युद्ध में भीड़ भरे क्रेमेटोर्स्क रेलवे स्टेशन पर हुए मिसाइल हमले में 50 लोग मारे गए, जबकि करीब 5 दर्जन घायल हुए। जिस स्टेशन पर हमला हुआ वो पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में है, जहां पर इन दिनों भीषण युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर से एक पीएम बिना अपना कार्यकाल पूरा किए सत्ता से बेदखल हो गया। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से इतिहास को दोहराया गया। ये पाकिस्तान का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि अब तक उसे कोई भी स्थिर सरकार नहीं दे सका है। पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से जारी सियासी उठापटक के बीच आखिरकार इमरान खान अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। देर रात अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जारी वोटिंग में सत्तारूढ़ पीटीआई के बाहर होने के बाद लगभग चीजें स्पष्ट हो चुकी थी। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 174 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। तिब्बत में हाल ही के दिनों में आत्मदाह की घटनाओं में तेजी आई है। 2009 से कुल 159 तिब्बती लोग अपनी मातृभूमि पर चीन के कब्जे के विरोध में आत्मदाह कर चुके हैं। 24 वर्षीय तापे कीर्ति भिक्षु 27 फरवरी 2009 को आत्मदाह करने वाले सबसे पहले बौद्ध भिक्षु थे। अमेरिका ने राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वाह करने वाली सीक्रेट सर्विस समेत उसके खुफिया और सुरक्षा तंत्र में घुसपैठ की कोशिश करने वाले आईएसआई सेल का भंडाफोड़ किया है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। सऊदी अरब ने 2 साल तक कोरोना के कड़े प्रतिबंधों के बाद इस बार हज पर देश से बाहर आने वाले
लोगों की भागीदारी बढ़ाने का फैसला लिया है। इस साल के लिए हज यात्रियों की संख्या 10 लाख तय की गई है। तो वहीं सरकारी मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी साझा की है। ट्यूनीशिया में भूमध्य सागर को पार करने की कोशिश में 13 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शनिवार को यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये लोग नाव में सवार होकर समुद्र के रास्ते यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। आधिकारिक बयानों के मुताबिक हादसे के बाद से करीब 10 लोग लापता हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर यूरोपीय संघ के हवाले से बड़ा बयान सामने आया। विदेश मामलों के लिए संघ के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल ने कहा है कि युद्ध की समाप्ति अब मैदानी जंग में ही होगी। इस दौरान उन्होंने ईपीएफ की ओर से यूक्रेन को अतिरिक्त 500 मिलियन यूरो की सहायता देने की बात की है। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन यूक्रेनी राजधानी कीव पहुंचे। यहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें हथियारों और आर्थिक मदद का भरोसा दिया। जॉनसन ने कहा कि हम वित्तीय और सैन्य सहायता का एक नया पैकेज दे रहे हैं। तालिबान ने उन खबरों का खंडन किया जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने हेलमंद में हथियारों के जखीरे पर हवाई हमले किए। उसने कहा कि इस्लामिक अमीरात ने प्रांत के पास खदानों में विस्फोट किया था। अफगान मीडिया ने यह जानकारी साझा की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 21 मई को देश में संघीय चुनाव कराए जाने की घोषणा की है। मॉरिसन ने सत्तारूढ़ गठबंधन के पास अभी 76 सीटें हैं। चुनाव की घोषणा करते समय मॉरिसन ने कहा कि आर्थिक अनिश्चितताओं से बचने और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए आप हमारी पार्टी को वोट करें। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से स्थानीय गवर्नर ने कहा है कि रूसी गोलीबारी में शनिवार को यूक्रेन के 2 पूर्वी शहरों में 5 नागरिकों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए हैं। कीव के पास के शहर बोरोड्यांकास में रूसी बमबारी द्वारा नष्ट किए गए घरों के मलबे की खुदाई की जा रही है। यहाँ जो लोग लापता हैं उनकी तलाश की जा रही है। एक युद्ध पीड़ित एंटोनेना उस इमारत के अवशेषों को देख रही है जहाँ उसका बेटा तीसरी मंजिल पर रहता था। बोरिस जॉनसन ने संकल्प लिया है कि ब्रिटेन और उसके सहयोगी सहायता प्रदान करेंगे ताकि यूक्रेन पर फिर कभी आक्रमण न किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेनी शहरों में नागरिकों के खिलाफ युद्ध अपराधों से व्लादिमीर पुतिन और उनकी सरकार की प्रतिष्ठा प्रदूषित हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूसियों के हमले से बुरी तरह प्रभावित बूचा शहर के लोगों के हालात और बदतर हो सकते हैं। साथ ही यूरोपीय समर्थक यूक्रेनी पार्टी गोरोस के नेता किरा रूडेक ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने युद्ध को रोकने के पश्चिमी प्रयासों की निंदा की है। यूक्रेनी उप प्रधानमंत्री इरिना वेरेशचुक ने एक ऑनलाइन पोस्ट में कहा कि यूक्रेन ने शनिवार को रूस के साथ एक कैदी का आदान प्रदान किया। तो वहीं युद्ध की शुरुआत के बाद से इस तरह की तीसरी अदला बदली है और अब 12 सैनिक घर आ रहे हैं। कोरोना के मामलों में कई दिनों बाद गिरावट देखने को मिली है। लगातार पिछले 3 दिनों से कोरोना केस का ग्राफ बढ़ रहा था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 1054 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं इस दौरान 1258 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए और 29 लोगों की कोरोना से मौत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रामनवमी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि देश के लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं। भगवान श्री राम की कृपा से सभी को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिले। भीषण गर्मी और लू के कारण दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अप्रैल के पहले पखवाड़े में ही गर्म हवा के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। स्थिति ये हो गई है कि शनिवार को दिल्ली का औसत अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यूजीसी इंडिया का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट रविवार को हैक हो गया। हैकिंग का पता तब चला जब हैकर ने यूजीसी इंडिया के ट्विटर अकाउंट पर नियंत्रण कर लिया और दुनिया भर में कई यूजर्स को टैग करके सैकड़ों अप्रासंगिक ट्वीट्स भी किए।
संसद से आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 पारित हो गया है। ये 102 साल पुराने कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 की जगह लेगा। तकनीक के इसी बदलाव को अपनाते हुए अपराधियों को पकड़ने की व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए नया विधेयक लाया गया है। पड़ोसी देश नेपाल से भारत के रिश्ते मित्रवत रहे हैं। धार्मिक मैत्री और आस्था को नया आयाम देते हुए बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया। लेकिन एक विषय चिंताजनक है। बीते कुछ साल में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में नेपाल सीमा के पास मदरसों और मस्जिदों की संख्या में वृद्धि हुई है। कोरोना महामारी की चौथी लहर की आशंका के बीच 10 अप्रैल यानी कि रविवार से सभी वयस्कों को निजी टीका केंद्रों पर कोरोना रोधी वैक्सीन की सतर्कता डोज लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग सतर्कता डोज के पात्र होंगे। सतर्कता डोज के लिए अब लोगों को कुल 375 रुपए चुकाने होंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने जम्मू कश्मीर में कई कट्टर आतंकियों को मार गिराने और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए सीआरपीएफ के जवानों की शनिवार को सराहना की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित होने के चलते ही कश्मीर घाटी में पर्यटक उमड़ रहे हैं। सरकार ने पिछले 8 सालों के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कार्यक्रमों पर करीब 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सरकार से जुड़े एक अधिकारी ने रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2014-15 से 2021-22 के बीच केंद्र सरकार द्वारा कुल व्यय 90.9 लाख करोड़ रुपए था। आईएमजी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। हैकर्स ने ट्वीट किया कि ऑफिशियल कलेक्शन के सामने होने के मौके पर हमने अगले 2 घंटों के लिए कम्युनिटी के सभी एक्टिव एनएफटी ट्रेडर्स के लिए एक एयर ड्रॉप खोल दिया है। इसके साथ ही हैकर्स ने एक जीआईएफ भी शेयर किया है, बाद में उसे बहाल कर दिया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को देश के गुमनाम नायकों को मान्यता देने की वकालत करते हुए कहा कि कला के रूप में जैसे सिनेमा और संगीत का इस्तेमाल उनके बलिदानों को रेखांकित करने के लिए किया जाना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जेडीएस नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी सहित 64 लोगों को जान से मारने की धमकी देने वाले संदेश मिले हैं, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसे भेजने वालों ने लिखा कि मौत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस ने रामनवमी के मौके पर शिवसेना भवन के बाहर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसके बाद शिवसेना भवन के बाहर पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी के कारण लू की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा मध्य भारत में भी पारा लगातार चढ़ रहा है। बढ़ते तापमान से आम लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी परेशान हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण लू चलने के कारण आईएमडी ने रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डीआरडीओ ने पिनाका मिसाइल के नए संस्करण सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। राजस्थान के पोखरण में यह परीक्षण संपन्न हुआ। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी और कहा कि पिछले एक पखवाड़े में अलग अलग क्षेत्रों में 24 से ज्यादा MKI रॉकेट सिस्टम दागा गया। देश में कोरोना के नए वेरिएंट XE का असर फिलहाल दिख नहीं रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए गए कोरोना के मामले फिलहाल कम आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रविवार के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के केवल 1054 मामले सामने आए, जो कि कल की तुलना में 96 कम है। दुर्गाष्टमी के पावन पर्व पर मालथौन किले में मालथौन का गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मालथौन का गौरव प्राचीन किले से जुड़ा है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध सिंगर चेतना भारद्वाज ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी, तो वहीं कार्यक्रम में मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह भी मौजूद रहे। नौगांव नगर पालिका के सफाई कर्मचारी अपनी मांग को लेकर सामूहिक हड़ताल पर रहे, जिससे सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी निरंकार पाठक कचरा गाड़ी लेकर निकले, तो वहीं कुछ सफाई कर्मचारियों को सीएमओ ने समझाइश दी।
जसन देवी धाम सलकनपुर में अष्टमी की मध्य रात्रि में महानिशा पूजन किया गया। पूर्ण विधि विधान वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ और पूर्णाहुति के साथ मां दुर्गा की आरती हुई। यहीं कन्या पूजन और कन्या भोजन विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। भोपाल के गिरजाघर में पाम संडे मनाया जा रहा है। पाम संडे को पवित्र सप्ताह की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। इसका समापन ईस्टर के रूप में होता है। पाम संडे दक्षिण भारत में प्रमुखता से मनाया जाता है, जिसे पैसन संडे भी कहते हैं। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण नगर पंचायत में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता में शनिवार को मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल भी शामिल हुई, जिन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बता दें कि इस प्रतियोगिता का रामनवमी पर समापन होता है। इस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वनगमन स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया, जिसके लिए सरकार ने 3 करोड़ 50 लाख की राशि स्वीकृत की। बता दें कि भूपेश सरकार कोरिया जिले की हरचोका पंचायत में स्थित सीतामढ़ी को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने जा रही है। रायगढ़ में राम भक्तों ने बाइक रैली का आयोजन किया। शहर के प्रमुख चौक चौराहों से गुजरते हुए राम भक्तों की टोली ने भगवान राम के जयकारे लगवाए, तो वहीं भगवा झंडों को थामे सैकड़ों युवा बाइक रैली में शामिल हुए, तो वहीं महिलाएं और युवतियां भगवा साफा पहने बाइक रैली में सम्मिलित हुई। जौनपुर में अष्टमी के दिन मां शीतला चौकिया में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। माता शीतला चौकिया पूर्वांचल में आस्था का प्रमुख केंद्र है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां शीतला चौकिया चेचक, खसरा, चर्म रोग जैसे गंभीर रोगों से मुक्ति देकर अपने भक्तों को शीतलता प्रदान करती हैं। और लखीमपुर खीरी के पलिया क्षेत्र के ग्राम मकनपुर में विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर धू कर जल उठा। आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही विद्युत उपकेंद्र से विद्युत लाइन काटी गई, तो वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।